एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, तकनीकी और संस्थागत सुधार। इट वाज मेंशन इन द प्रीवियस फेज दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड इन इंडिया थ्रू थाउजेंड ऑफ ईयर। पिछले पृष्ठों में यह उल्लेख किया गया है कि भारत में हजारों वर्षों से कृषि का अभ्यास किया जा रहा है। संगत तकनीक संस्थान परिवर्तनों के बिना भूमि के सतत उपयोग ने कृषि विकास की गति को बाधित किया। सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड विदाउट comfortable techno-institutional change have hindered the peace of agriculture development. Instead of development of source of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry ऑन देयर एग्रीकल्चर। सिंचाई के स्रोत के विकास के बावजूद देश के बड़े हिस्से में अधिकांश किसान अभी भी अपनी कृषि को जारी रखने के लिए मानसून और प्राकृतिक अवसर पर निर्भर हैं। और ए ग्रोइंग पॉपुलेशन द पोजेस ए सीरियस चैलेंज। बढ़ती आबादी के लिए यह गंभीर चुनौती है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवहुड और मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कृषि जो अपनी 60% से अधिक आबादी के लिए आजीविका प्रदान करती है, नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, के लिए कुछ गंभीर तकनीक और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। इन स्पीड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. सिंचाई के स्रोतों के विकास के बावजूद देश के बड़े हिस्से में अधिकांश किसान अभी भी अपनी कृषि को जारी रखने के लिए मानसून और प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। और ए ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस ए सीरियस चैलेंज। बढ़ती आबादी के लिए यह एक गंभीर चुनौती है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवहुड और मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, कृषि जो अपनी 60% से अधिक आबादी के लिए आजीविका प्रदान करती है, नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, के लिए कुछ गंभीर तकनीक और संसाधन सुधारों की आवश्यकता है। 10 इस प्रकार कोलेक्टिवाइजेशन, सामूहिकता, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, जोतों की चकबंदी, कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी उन्मूलन इत्यादि वेयर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्मर इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद देश में संस्थागत सुधार लाने के लिए सहयोग और को प्राथमिकता दी गई है। लैंड रिफॉर्मर्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। भूमि सुधार हमारी पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। विरासत के अधिकार से पहले ही जोत के विखंडन की ओर अग्रसर कर दिया था। नेसेसिटेड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जिससे जोतों का समेकन आवश्यक हो गया। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्मर वेयर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंट वाज लेकिंग और लुकवार्ड। भूमि सुधार के कानून तो बने लेकिन क्रियान्वयन में कमी या सुस्ती रही। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reform to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. भारत सरकार ने 1960 और 70 के दशक में भारतीय कृषि में सुधार के लिए कृषि सुधारों की शुरुआत की। The green revolution based on the use of package technology and the white revolution operation flood were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. पैकेज प्रौद्योगिकी के उद्योग पर आधारित हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड कुछ ऐसी रणनीतियाँ थी जिन्हें भारतीय कृषि में सुधार के लिए शुरुआत किया गया था। बट दिस टू लीड टू द
कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया, लेकिन इससे भी कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही विकास केंद्रित हो गया। Therefore, in the 1918s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated which included an institutional and technical reforms. इसलिए 1980 और 1990 के दशक में एक व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें संस्थागत और तकनीकी दोनों सुधार शामिल थे। प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉप, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, सेटिंग अप or rural banks, cooperative society and banks provide loan facility for farmers at low interest rate were some of the important steps in this direction. सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग और बीमारी के खिलाफ फसल बीमा का प्रावधान, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, सहकारी समितियों और किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण पर सुविधा प्रदान करने वाले बैंक के दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम थे। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अन्य योजनाएं हैं। मोर ओवर, इसके अलावा स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वेर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रेडियो एंड टेलीविज़न। रेडियो टेलीविज़न पर किसानों के लिए विशेष मौसम बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम पेश किए गए। कृषि में प्रयुक्त आधुनिक तकनीकों का उपयोग, यहाँ देख रहे हैं कुछ मशीन है जिसका उपयोग कर करके कृषि में सुधार लाया गया। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस्ड minimum support price, remunerative and procurement prices for important crops to check the exploitation of farmer by स्पेकुलेटर्स एंड मिडिल। सरकार सट्टेबाजों और बिचौलियों द्वारा किसानों के शोषण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, लाभकारी और खरीद मूल्य को भी घोषणा करती है। न्यूनतम समर्थक मूल्य ताकि अगर कोई ग्राहक सामान बेच रहा है, जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ, तो उसको अगर नहीं बिक रहा, सरकार के गोदाम में डाल सकता, उसका एक मूल्य निर्धारित किया जाता है जिससे कम मूल्य पर कोई नहीं खरीदेगा। इससे किसानों को काफ़ी लाभ है। भूदान, ग्रामदान, भूदान और ग्रामदान। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड Vinoba Bhave as his spiritual heir. He also participated in Satyagraha as one of the foremost सत्याग्रही। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने सत्याग्रह में अग्रणी सत्याग्रहियों में से एक के रूप में भाग लिया। He was one of the votaries of Gandhi's concept of ग्राम स्वराज। वह गांधी की ग्राम स्वराज्य की अवधारणा का समर्थकों में से एक थे। आफ्टर गांधी जी मार्टियरडम, विनोबा भावे अंडरटूक पद यात्रा टू स्प्रेड गांधीजी's मैसेज कवर्ड ऑलमोस्ट द इंटायर कंट्री। गांधी जी की शहादत के बाद विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश में गांधी जी के संदेश को फैलाने के लिए पद यात्रा की। Once, when he was delivering a lecture at a Pochampally in Andhra Pradesh, some poor landless villager demanded some land
for their economic well-being. एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में व्याख्यान दे रहे थे तो कुछ गरीब भूमिहीन ग्रामीणों ने अपनी आर्थिक भलाई के लिए कुछ जमीन की मांग की। विनोबा भावे could not promise it to them immediately, but assured to talk to the government of India regarding provision of land for them if they undertook cooperative farming. विनोबा भावे तुरंत इसका वादा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सहकारी खेती करने पर उसके लिए भूमि के प्रावधान के संबंध में भारत सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। Suddenly, Sri Ramchandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 land lease villages. अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और 80 भूमिहीन ग्रामीणों के बीच 80 एकड़ जमीन वितरित करने की पेशकश की। दिस एक्ट वाज नॉन एज भूटान। यह अधिनियम को भूटान के नाम से जाना जाता है। लेटर द ट्रेवलर एंड इंट्रोड्यूस इन आइडिया वाइडली ऑल ओवर इंडिया। बाद में उन्होंने यात्रा की और पूरे भारत में व्यापक रूप से विचारों का परिचय दिया। सम जमींदार ऑनर्स एंड ऑफ मैनी विलेजर्स ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमॉन्ग द लैंडलेस। कुछ जमींदारों कई गांवों के मालिकों ने कुछ गांव को भूमिहीनों में बांटने की पेशकश की। इट वॉज नॉन एज ग्रामदान। इसे ग्रामदान के नाम से जाना जाता था। हाउएवर मैनी लैंड ओनर्स चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट्स ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। हालांकि कई भूस्वामियों ने लैंड सीलिंग एक्ट के डर से अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गरीबों किसानों को देने का विकल्प चुना। दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज ऑल्सो नॉन एज द ब्लड लेस रिवोल्यूशन। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार उत्पादन में कृषि का योगदान। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर in the gross domestic product. GDP has registered decline trend from 1951 onward. कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद GDP में इसकी हिस्सेदारी में 1951 के बाद से गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। According to Census of India 2011, about 54.6% of the total workforce was engaged in agriculture and allied sector activities, which make more than half of the Indian population dependent on agriculture of substance. भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कार्य बल का लगभग 54.6% कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधियों में लगा हुआ था, जो भारतीय जनसंख्या के आधे से अधिक को जीविका के लिए कृषि पर निर्धारित करता था। The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other share the economy having wider implication for society. सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की घटती हिस्सेदारी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी गिरावट और ठहराव से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट आएगी, जिसका समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted
एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। भारत में कृषि के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने कृषि के आधुनिकीकरण के लिए ठोस प्रयास किए। Establishment of Indian Council of Agriculture Research (ICAR), agriculture universities, veterinarian service and animal breeding center, horticulture development, research and development in the field of meteorological and weather forecast etc. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कृषि विश्वविद्यालयों, पशु चिकित्सकों सेवाओं और पशु प्रजनन केंद्रों, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान आदि के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को भारतीय कृषि में सुधार के लिए प्राथमिकता दी गई है। We are given priority of improving India agriculture. Apart from this, improving the rural infrastructure was also considered essential for the shift. भारतीय कृषि में सुधार के लिए प्राथमिकता दी गई थी। इसके अलावा ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार को भी इसके लिए आवश्यक माना गया। In order to strengthen and support agriculture sector, several initiatives have been taken by Government of India under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Economic Survey 2020-21 collect information about this and discuss in the classroom. कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और समर्थन देने के लिए भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहल की गई है। इसके बारे में जानकारी एकत्र करें और कक्षा में चर्चा करें। इंडियन ग्रोथ रेट GDP एंड मेजर सेक्टर। भारत सकल घरेलू उत्पाद पर प्रतिशत, एग्रीकल्चर 1.5, इंडस्ट्री मतलब उद्योग 3.6 और सर्विस 1.1। यहाँ अगर देखा जाए तो सकल घरेलू उत्पाद 2012 से 13 में 5.6 था और 2013 से 14 में 6.6 और 2014 से 15 में 7.4 रहा। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद बढ़ते चला गया है, राइट। From the table, clear that through the GDP growth rate is increasing over the year, it is not generating sufficient employment opportunity in the country. तालिका 4.1 से स्पष्ट होती है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर वर्षों से बढ़ रही है, यह देश में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं कर रही है। The growth rate in agriculture has been declining, which is an alarming situation. कृषि में विकास दर गिर रही है, जो एक चिंताजनक विषय है। Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition and reduction in the public investment in agriculture sector. आज भारतीय किसान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में कमी की बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। Subsidy of fertilizer is decreased, leading to increase in the cost of production. Moreover, reduction in important duties on agriculture products have provided determination to agriculture in the country. उर्वरकों पर सब्सिडी कम की जाती है, जिससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। इसके अलावा कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी देश में कृषि के लिए हानिकारक साबित हुई है। Farmers are withdrawing their investment from agriculture causes a drop of the employment in agriculture. किसान कृषि में से अपना निवेश वापस ले रहे हैं, जिससे कृषि व रोजगार में गिरावट है। When farmers have been facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternate employment opportunity in the agriculture sector? जब किसानों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कृषि के तहत भूमि कम हो रही है, तो क्या हम कृषि क्षेत्र में रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं?
Why are farmers committing suicide in several states of the country? देश के कई राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ये एक गहन विषय है कि देश के कई राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फेनोमेनन। वैश्वीकरण कोई नई बड़ी घटना नहीं है। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, या उपनिवेशीकरण के समय वह यहाँ था। इन द 10th century when European traders come of India, 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए, एट दैट टाइम टू इंडियन स्पाइसेस वेयर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उस समय भी भारतीय मसालों का निर्यात विश्व के विभिन्न भागों में किया जाता था। एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वेयर इनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स, और दक्षिण भारत के किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फॉर इंडिया। आज तक यह भारत का से निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं में से एक है। During the British period, cotton belt of India attract the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्रिटिश काल के दौरान भारत के कपास बेल्ट ने अंग्रेज़ों को आकर्षित किया और अंततः कपास को उनके कपड़ा उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में ब्रिटेन को निर्यात किया। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। भारत की अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की उपलब्धता के कारण मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग फला फूला। You have read about the चंपारण मूवमेंट विच इज स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। आपने 1917 में बिहार में शुरू चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। दिस वाज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर ऑफ दैट रीजन वेयर फॉर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड। यह इसलिए किया गया था क्योंकि उस क्षेत्र के किसानों को अपनी ज़मीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। बिकॉज इट वाज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज विच वेयर लोकेटेड इन ब्रिटेन, क्योंकि यह ब्रिटेन में स्थित कपड़ा उद्योगों के लिए आवश्यक था। दे वेयर अनेबल टू ग्रो कॉट ग्रेन टू सस्टेंस देयर फैमिली। वो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खाद्यान्न उगाने में असमर्थ थे। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। भारत से अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की उपलब्धता के कारण मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती उद्योग बहुत फला फूला। यहाँ देख रहे हैं उस समय अखबार की कटिंग है जिसमें कि लिया गया है ना। दिस ईस्ट ऑफ फार्मर सोसाइटी, बहुत सारे किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं। अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. वैश्वीकरण के तहत विशेष रूप से 1990 के बाद भारत में किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agriculture products are not able to compete with the development countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसाले का एक महत्वपूर्ण उत्पादक होने के बावजूद हमारे कृषि उत्पाद विकास विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम है, क्योंकि उन देशों में अत्यधिक सब्सिडी वाली कृषि है। Today's India agriculture finds itself at the crossroads. To mark agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। आज भारतीय कृषि खुद के चौराहे पर पाती है
कृषि को सफल और लाभदायक बनाने के लिए सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति में सुधार पर उचित बल दिया जाना चाहिए। The Green Revolution promised much but today is under controversies. हरित क्रांति ने बहुत कुछ वादा किया, लेकिन आज यहाँ यह विवादों में है। It is being alleged that it has caused land degradation due to obvious chemical drying, aquifers and vanishing biodiversity. The key word today is green revolution, which includes genetic engineering. यह आरोप लगाया जा रहा है कि इसने रसायनों के अत्यधिक उपयोग, जल मृतों के सूखने और जैव विविधता के लुप्त होने के कारण भूमि क्षरण का कारण बना है। आज का कीवर्ड जीन क्रांति है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग शामिल है। नाउ शागल क्लोन का उत्तक संवर्धन, और यहाँ पर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द हैवी पेस्टिसाइड्स। भारी कीटनाशक से जुड़ी समस्याएं उपयोग विकसित में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है और विकासशील देश में। कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज वेस्टर्न इन इंडिया? क्या आप भारत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले किसी जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं? देयर आर मैनी सीड्स, यहाँ पर बहुत सारे सीड्स हैं। In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory-made chemicals such as fertilizer and pesticides. वास्तव में जैविक खेती आज बहुत प्रचलन है, क्योंकि उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में बने रसायनों के बिना की जाती है। And it does not affect environment in a negative manner. इसलिए यह पर्यावरण को नकारात्मक तरीके से प्रभावित नहीं करती। A few economists think that Indian farmers have a bleak future in they continue growing food grain on the holdings that grow smaller and as the population rises. कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है यदि वे जोतों पर खाद्यान्न उगाना जारी रखते हैं, जो आबादी बढ़ने के साथ साथ छोटी होती जाती है। India's rural population is about 833 million, which depends upon 250 million hectare of agricultural land as average or less than half a hectare per person. भारत की ग्रामीण आबादी लगभग 833 मिलियन है, जो 250 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि पर निर्भर करते हैं। औसतन प्रति व्यक्ति आधा हेक्टेयर से भी कम। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सिग्निफिकेंटली। भारतीय किसानों को अपने फसल पैटर्न का अनाज से उच्च मूल्य वाली फसलों में विविधता लाना चाहिए। इससे आय में वृद्धि होगी और साथ साथ पर्यावरण क्षरण में कमी आएगा। Because fruit, medicines, herb, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rich sugarcane. India's diverse climate can be harmed to grow a wide range of high value crops. क्योंकि फल, औषधि, जड़ी बूटियाँ, फूल, सब्जियाँ, जट्रोपा और जोजोबा जैसे जैव डीजल फसलों को चावल या गन्ने की तुलना में बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। उच्च मूल्य वाली फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत की विविध जलवायु का उपयोग किया जा सकता है। Change in cropping pattern, for example, from cereals to high value crop will mean that India will have import food. During 1960s, this would have been seen as a disaster. फसल पैटर्न में परिवर्तन, उदाहरण के लिए अनाज से उच्च मूल्य वाली फसलों में परिवर्तन का मतलब हो कि भारत को
खाद्य आयात करना होगा। 1960 के दौरान इसे एक आपदा के रूप में देखा जा सकता है। But if India imports cereals which exporting high value commodities, it will be following successful economic like Italy, Israel and China. लेकिन अगर उच्च मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करते हुए अनाज की आयात करता है तो यह इटली, इजराइल और चिली जैसे सफल अर्थव्यवस्थाओं का अनुसरण करेगा। दिस कंट्रीज एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट्स, फ्रूट, ऑलिव्स, स्पेशलिटी स्वीट्स एंड वाइन एंड इम्पोर्ट सीरियल। ये देश के कृषि उत्पादों, फल, जैतून, विशेष बीज और शराब का निर्यात करते हैं और अनाज का आयात करते हैं। वी आर रेडी टू टेक दिस रिस्क, डिबेट द इशू। क्या हम यह जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? मुद्दे पर बहस करें। एंड इन दिस वे द चैप्टर एग्रीकल्चर इज एंडेड। और इस प्रकार से चैप्टर एग्रीकल्चर खत्म होती है। धन्यवाद। विश यू हैप्पी डे।